एक इनविजिबल फोर्स पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है? आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी जैसे कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स के विजुअलाइज करेंगे इजी लैंग्वेज में। यू आर वाचिंग साइंस। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें बताता है कि अगर कोई मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है तो एक इंडिविजुअल चार्ज पर नेट फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग, मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर मल्टीपल चार्जेस है, लेट इट बी n1 n2 n3 एंड n4। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन चार्ज n, तो वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस ड्यू टू चार्जेस n1 n2 n3 एंड n4। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इस चार्ज n पे, उसका वेक्टर सम होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस चार्ज। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें इन द फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट ऑन चार्ज n, तो वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमें बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज पे कितना लग रहा है। ऐसे ही फोर्स को भी डिफाइन करता है। अगर हमें फोर्स निकालनी है इस चार्ज पे n पे, तो वो क्या होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही इक्वल होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज n1 n2 n3 एंड n4। इनका वेक्टर सम होगा इक्वल ऑन नेट फोर्स। इसका एक्सप्रेशन ये रहा है F net इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। अब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, हमने इससे पहले वाले पार्ट में कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट में। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, अगर कोई चार्जेस प्रेजेंट है, लेट इट बी n1 एंड n, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको कूलॉम्स लॉ बताता है। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। तो अगर हम देखें तो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा एक्सप्रेशन होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये रहा एक्सप्रेशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ। अब जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R क्यूब एंड R कैप। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर फॉर्म में फोर्स का एक्सप्रेशन हमारा ये होगा। ओके, तो कूलॉम्स लॉ से हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाले। अब इस फोर्स के एक्सप्रेशन को हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो इससे हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस है वो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करता है। अब फर्स्ट पॉइंट है, ये जो इसमें जो फोर्स हो रही है वो ऐड हो रही है वेक्टरली। इसमें वेक्टरली ऐड हो रही है। वेक्टरली और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो जिसमें डायरेक्शन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट हो। बट जो स्केलर क्वांटिटी होती है उस पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो जो फोर्स होती है इसमें वो वेक्टरली ऐड होती है, इसमें डायरेक्शन को भी कंसिडर किया जाता है। ये कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस पर वैलिड है, एक से ज़्यादा चार्जेस पर, कितने भी 2 3 4 5 कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड होता है। ये दोनों फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर वैलिड होता है, मतलब दोनों पर अप्लाई होता है। दोनों को ही हम इस प्रिंसिपल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट करता है ऑन द पेयर ऑफ ईच चार्जर। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ऑन चार्जर n1 एंड n, तो सिर्फ हम इन दोनों चार्जेस के इंडिपेंडेंटली बात करेंगे। ड्यू टू n2 n3 n4 इनको हम साइड पर रख देंगे, इनका कोई भी डिपेंडेंट नहीं होगा अगर हम इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये पूरी बात रही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, बस इतना ही है।
अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है 3 चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज। अब क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब हम बोल लेते हैं उसकी साइड ए बी एंड सी, उस पे हर साइड पे एक चार्ज रखे हैं जिसका मैग्नीट्यूड है +2 माइक्रोकूलम, तीनों साइड पे रखे हैं, इधर भी 2 माइक्रोकूलम एंड इधर भी 2 माइक्रोकूलम। ओके, 2 माइक्रोकूलम को अगर हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा +2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड है 1 मीटर, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू चार्जेस है वो है 1 मीटर। इसमें बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है कोई भी चार्ज पर नेट फोर्स। मान लो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है नेट चार्ज और एनी नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब फोर्स कैलकुलेट करनी है, नेट फोर्स कैलकुलेट कर। अब नेट फोर्स कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, अब मान लो इस पे चार्ज बी पे कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, नहीं लेट ए पे कैलकुलेट करते हैं, तो इस ए बी को एक्सटेंड कर लेंगे एंड इस ए सी को एक्सटेंड कर लेंगे। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें जो एंगल बनेगा वो होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री बनेगा एंड यहाँ पे भी ये 60 डिग्री बनेगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इसलिए यहाँ पे भी ये 60 डिग्री बनेगा। ये ए सी एंड ये ए बी। तो जो फोर्स लग रही है यहाँ, लेट फोर्स होगी वो लेट इट बी एफ ए बी, और इसकी जो फोर्स लगेगी लेट बी एफ ए सी। तो हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन ए सी, एफ ए सी कैलकुलेट करते हैं। एफ ए सी इज इक्वल टू फ्रॉम कूलॉम्स लॉ के क्यू, दोनों Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 और Q1 दोनों चार्ज इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर कर लेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए सी, मतलब ए फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज सी। अब हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज बी निकालेंगे, वो भी सिमिलर ऐसे ही आएगा उसका एक्सप्रेशन, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 और Q2 तो इक्वल हैं तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हम नेट फोर्स निकालेंगे, एफ नेट निकालेंगे, तो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, इसमें थीटा है 60 डिग्री। तो फोर्स हैं वो दोनों इक्वल है तो हम फोर्स क्या करेंगे, F1 और F2 इक्वल कर लेंगे F के। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर cos cos 60 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो F नेट आएगा, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री। और इसमें जो 2F स्क्वायर है उसको हम कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 2F स्क्वायर 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू इज 1/2। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके 3F स्क्वायर। अब F बाहर निकल जाएगा तो F अंडर रूट 3। अब हमने क्या F का एक्सप्रेशन क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर
अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट 3। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके हमारा एक्सप्रेशन आएगा एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट 3। अब k की वैल्यू, k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹। अब जो चार्ज था 2 माइक्रोकूलम था, माइक्रोकूलम को 2 कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो -10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अपॉन आर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू इज 1.73। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.062 न्यूटन। इसकी ऐसा यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स कट हो जाता है अगर ऐसा यूनिट नहीं लगाते। तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन। ओके, तो ये बात रही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर करा, पूरा इसके बारे में पढ़ा, इस पे बेसिक क्वेश्चन भी करा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी एक मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताते हैं कि हाउ इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उस मीडियम के। मतलब अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना इजीली पास हो रही हैं वो हमें बताता है परमिटिविटी। अब परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस और मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी। तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है उसको हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ये कांस्टेंट होता है, सॉरी, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट याद कर लेना, इसको 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और वैल्यू भी, वैल्यू क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होगी, हेल्पफुल होगी, तो इसकी वैल्यू भी याद करनी ज़रूरी है। इसमें कूलॉम्स लॉ का रोल, मतलब कूलॉम्स लॉ में इसका रोल क्या होता है? कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक्सपेंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है 1/4πε0 के 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें जो एप्सिलॉन है उसको अगर वैक्यूम में प्रेजेंट है, अगर वैक्यूम की हम फोर्स निकालें तो एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, अगर हम मीडियम की फोर्स निकालें तो एप्सिलॉन रखेंगे। तो ये रोल होता है परमिटिविटी का कूलॉम्स लॉ में। अब अगर हम इस रिलेशन से देखें तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। अगर परमिटिविटी किसी भी मीडियम में परमिटिविटी ज़्यादा होती है तो उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो लो होगी। वहीं अगर परमिटिविटी लो है तो वहाँ पे जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होती है। अब अगर मीडियम में परमिटिविटी देखें, मीडियम ऑफ परमिटिविटी ना मीडियम वो ज़्यादा होती है परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। तो ऐसे ही अगर हम रिलेशन फोर्स से रिलेशन में देखें तो एफ ऑफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन एफ ऑफ मीडियम। ओके, अब बात करते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला होता है m-1 l-3 t4 a2। ये रहा डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी। ओके, तो ये सिंपल सी बात रही परमिटिविटी। परमिटिविटी हमें बताता है कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है वो कितना इजीली पास हो रही है। अब एक टॉपिक आता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? ये हमें बताता है कि कितना इजीली, ये हमें बताता है कि परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है वो कितना ज़्यादा है परमिटिविटी ऑफ एयर से। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी सिंपली एक रेशियो होता है ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, इसका फोर्स पे क्या इफेक्ट होता है? फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। अगर रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 है तो जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रिलेटिव परमिटिविटी 1 है तो वहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी वैक्यूम की कंडीशन। ये इसका ये रेशियो क्वांटिटी है तो ये यूनिटलेस होती है एंड इट इज़ डायमेंशनलेस, इट इज़ यूनिटलेस
एंड डायमेंशन लेस। इसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है। तो ये रही सीधी सी बात रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों टॉपिक पढ़े। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, की डिफरेंस क्या होता है। जो परमिटिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। रिलेटिव परमिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर। जो परमिटिविटी होता है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, वो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। बट जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो रेशियो होती है ऑफ द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। जो परमिटिविटी होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है, पर जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो यूनिटलेस होता है। परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, पर जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो इक्वल और ग्रेटर देन 1 पे। मतलब अगर उसकी वैल्यू 1 है तो मीडियम वैक्यूम है, अगर उसकी वैल्यू अगर उसकी वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इक्वल है 1 के, तो वो जो मीडियम है वो होगा वैक्यूम। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो उसमें जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी, मतलब जो वहाँ पे जो मीडियम है वो वैक्यूम नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज, अगर मान लो कोई चार्ज है लेट इट बी क्यू, तो वो अपने अराउंड कोई एक कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिस अपने अराउंड एक एरिया में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमें उस चार्ज की इफेक्ट का हमें फील होगा। हर चार्ज जो होता है वो अपने अराउंड ऐसा एरिया क्रिएट करता है जहाँ उसका इफेक्ट हमें फील होता है। ऐसे ही एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड इट्स है। अब जो फील्ड होता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी वो आउटवर्ड होगी, वो उससे दूर भागेंगे। पर अगर कोई चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इसके इनवर्ड होगी, इसके टूवर्ड्स फॉर्म्ड होंगी। अब जो नेगेटिव इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है जो पॉजिटिव होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगा, जो नेगेटिव होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी, जो मैंने अभी बताया। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, व्हाट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, बहुत स्मॉल चार्ज, जो अपने अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। एक ऐसा चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है पर वो अपने अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, तो उससे हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सटेंड करती है टिल इन्फिनिटी के, पर जो इसका जो इफेक्ट होता है वो डिक्रीज कर जाता है जितना हम इससे दूर जाएं। अगर कोई चार्ज है क्यू, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इन्फिनिटी तक बनेगी, पर इसका जो हमें इफेक्ट फील होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब अगर हम इसके पास हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हमें फील होगा, पर अगर हम इससे दूर हैं तो इसका इफेक्ट जो है बहुत कम फील होगा। जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी चार्ज की, वो उसकी लोकेशन होती है वो अनडिफाइंड होती है, उसकी लोकेशन हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हर चार्ज है, हर चार्ज जो प्रेजेंट होता है, कोई भी अगर कोई भी मटेरियल पे अगर चार्ज प्रेजेंट हो तो वो एक पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं होता है, वो पूरा इस उसके सरफेस पे, अगर वो लेंथ है, अगर वो वो कैसे भी पूरा उस सरफेस पे फैला होता है, ये अक्रॉस इस लेंथ सरफेस और वॉल्यूम, तो इससे ही हम कहेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो स्प्रेड होता है अलोंग अ लाइन। मतलब जैसे कि अगर हम वायर ले तो उसका उसके अक्रॉस जो चार्ज स्प्रेड होगा वो अलोंग लाइन होगा। अब इसको हम अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो इसका फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड डी क्यू अपॉन डी टी स्मॉल चार्ज एंड इट dl इज फॉर स्मॉल लेंथ। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम पर मीटर। अब यहाँ से अगर हम dq की वैल्यू निकालें तो dq इज इक्वल टू लेमडा dl। तो ये रहा एक्सप्रेशन dq का।
अब हम दूसरी बात करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो स्प्रेड होता है अक्रॉस इट सरफेस। अगर मान लो कोई शीट है तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो अक्रॉस इट सरफेस होगा। अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो वो एक्सप्रेशन आएगा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, जहाँ सिग्मा है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो चार्ज होता है वो अक्रॉस दी वॉल्यूम स्प्रेड होता है कंटिन्यूसली। अगर स्पेयर की हम बात करें, अगर यहाँ पे स्पेयर, अगर यहाँ पे इस पे चार्ज प्रेजेंट है तो इस पे चार्ज कैसे प्रेजेंट होगा, अक्रॉस इट्स वॉल्यूम। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, वेर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ये तब यूज़ करते हैं जब चार्ज किसी भी बॉडी पे सरफेस पे कंटिन्यूसली स्प्रेड होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। इसमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है। ये सिमेट्री, इसमें अगर अगर सिमेट्रिकली है, अगर जो बॉडी है वो सिमेट्रिकली है तब ये हेल्पफुल होता है। और ये इसका मेन मतलब ये हेल्प होता है गॉस लॉ की एप्लीकेशन में। मतलब इसको जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो मेन यूज़ है वो गॉस लॉ में की एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। A rod of length L is equal to 1 meter has total charge Q. Find the electric field at a point on its axis at a distance 1 meter from one end. तो हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो E is equal to K Q x प्लस L। अब इसमें x की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 1 और Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम को अगर हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6। तो इसकी वैल्यू पुट करें 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन x इज 1, x प्लस L इज 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 से फिर 2 कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट की हम बात करें, अ रिंग ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 0.5 मीटर कैरीज चार्ज q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर। अब एक स्पेयर है जिसकी रेडियस है 0.5 मीटर, वो चार्ज कैरी करे 1 माइक्रोकूलम, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एट द सेंटर। अब जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है ड्यू टू सिमेट्री। अगर क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ की जो इलेक्ट्रिक वो कैंसिल कर देगी और यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फॉर्म्ड होता है एट अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर वो इक्वल होता है 0 के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताता है कि कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। उसका एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, वेर क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो E इज इक्वल टू एफ, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसका एक्सप्रेशन आएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टू अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जिंग, किसी भी चार्जिंग पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इसका क्या एक्सप्रेशन होगा उसको हम डिराइव करते हैं। अब मान लो एक रिंग है, रिंग ऑफ रेडियस r, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है विच इज q। अब एक पॉइंट लेते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर p पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लेते हैं हम कोई भी dq एलिमेंट, बहुत छोटा सा एलिमेंट।
अब इसमें ये रेडियस हो गई, ये x हो गया, एंड दिस इज स्मॉल r। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट द एंगल फॉर्म बी थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी डी ई। यहाँ पे आ जाएगा इसका, अगर हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी ई साइन थीटा। तो हम अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब यहाँ पे डी ई करेंगे, डी ई इज इक्वल टू, डी ई का फॉर्मूला करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, जो साइन थीटा वाला एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डी साइन थीटा अगर हम इसको ऊपर फॉरवर्ड करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो थीटा आर और एक्स है वो सेम रहेंगे। तो हम अगर ई नेट निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे हम डी नेट का, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का फॉर्मूला पुट करेंगे, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा। अब इसको अगर हम बाहर निकालेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो वो आ जाएंगे के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेटिंग डी क्यू। अगर हम डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन आर। अगर इस ट्राइंगल में हम देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है एक्स और हाइपोटेनियस है स्मॉल आर। तो हम इसको, तो ई नेट आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो ये आ गया ई नेट का एक्सप्रेशन। अब आर क्यूब को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, आर क्यूब इज आर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम क्यूब के टर्म्स में लिखेंगे तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये आ गए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। अगर x है, अगर x जीरो है, अगर जो डिस्टेंस है p की सेंटर ऑफ द रिंग से अगर वो जीरो है, तो जो ई नेट होगा वो भी जीरो हो जाएगा। ई नेट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। वहीं अगर x जो है वो अगर इनफाइनाइट है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर x इज मच मच मच, अगर जो x है वो रेडियस से बहुत ज़्यादा है, तो जो ई नेट होगी, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो हमारा जो ई नेट आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यह हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो आज हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वर्क करती है, सुपरपोजिशन क्या होता है और परमिटिविटी क्या, रियल मीनिंग क्या होता है। अगर वीडियो ने कंसेप्ट्स क्लियर किया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपने डाउट्स को बताओ और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे ही इजी और डीपली एक्सप्लेन साइंस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो साइंस नवा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।